हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स, जिसके 93 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड ये आपका सेकेंड ईयर या फिफ्थ सेमेस्टर में पूछा जाता है, फोर्थ या फिफ्थ में। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होता है एंड इसके 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। 93 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है, इफ एन एम्प्लॉयर ट्रांसफर सेकेंड हैंड मोटर कार टू द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सेकेंड हैंड मोटर कार ट्रांसफर करता है तो जो परक्यूजिट्स है वो वैल्यू होगा, किस पर वैल्यू होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, जो आपका एक्चुअल कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन होता है उन पर एट द रेट 20% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर अंडर SLM मेथड। SLM मेथड के अंतर्गत 20% पे जब आपका कंप्लीट ईयर होगा तो वहाँ एक्चुअल डिप्रिसिएशन लिया जाता है अगर सेकेंड हैंड मोटर कार ट्रांसफर कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज द इनकम अंडर हेड सैलरीज। इनमें से कौन सा है जो कि टैक्सेबल नहीं होगा? अंडर हेड सैलरी, सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगा इनमें से, ये पूछ रहा है आपसे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर। ये आपका जो है PGPT में जाता है एंड ये सैलरी में नहीं जाता है, जो कि पार्टनर का जो सैलरी होता है ये सारी चीज़ें जो है PGPT में जाती हैं, ये सैलरीज में नहीं आती है। एंड एक आपका और एक्सेप्शन है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं ये इनका भी जो सैलरी होता है ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज में नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। इनमें से कौन सा है जो कि एग्जम्प्ट इनकम है इनकम टैक्स से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 96 का ऑप्शन डी, परक्यूजिट्स इन इंडिया जो है ये एग्जम्प्ट इनकम है इनकम टैक्स के लिए, परक्यूजिट्स जो इंडिया में होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू। कितने रुपए तक जो आप गिफ्ट दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को PA के रूप में, विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो कितने रुपए तक परक्यूजिट्स आप दे सकते हैं? तो करेक्ट आंसर 97 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5000 तक आप दे सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सैलरी रिसीव्ड बाय मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म। अगर सैलरी रिसीव किया रहा है एग्रीकल्चर फार्म के मैनेजर द्वारा तो वो जो है कैसा इनकम होगा? एग्रीकल्चर इनकम होगा, सैलरी के अंतर्गत आएगा। बिजनेस क्या आएगा? कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 98 का आपका ऑप्शन बी, वो जो होता है वो सैलरी के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर जो इनकम होता है ये नहीं कि एग्रीकल्चर से आपका इनकम रिसीव हुआ, सैलरी रिसीव हुआ तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं वो होता है, नहीं, वो एक सैलरी इनकम होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर का कह रहा है, एनी बेनिफिट्स अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिंग टू सैलरी और वेजेस इज कार्ड। अगर कोई बेनिफिट अटैच किया रहा है ऑफिस और पोजीशन से एंड इन एडेड टू सैलरी, सैलरी में एडिट किया रहा है तो उन चीज़ों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 99 का आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उन्हें परक्यूजिट्स कहा जाता है जो सैलरी के अलावा दिया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लीव ट्रैवल कंसेशन जो होता है इस एक्सप्लेन्ड एज पर सेक्शन। लीव ट्रैवल कंसेशन जो है एक्सप्लेन किया गया है कौन से सेक्शन के अंतर्गत? तो सेक्शन जो है 10(5) के अंतर्गत इसको एक्सप्लेन किया गया, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस ऑफ चार्ज इज। वहाँ चार्ज का बेसिस क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एनुअल वैल्यू जो है ये बेसिस चार्ज है, ऑप्शन डी सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 101 क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है? हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है 102 कि फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ। जो फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी होती है ये जो होता है ये टैक्सेबल होता है, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में होता है या फिर नॉट रेसिडेंट के केस में होता है या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में होता है, जो फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं उनके केस में सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एनुअल वैल्यू इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। एनुअल जो वैल्यू है ये डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन में? तो सेक्शन 23(1) में जो है
23(1) में इसको डिफाइन किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल फ्रॉम द एनुअल, जो मतलब घटाया सकता है फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी से घटाया सकता है, डिडक्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, जो म्यूनसिपल टैक्सेज पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो होते हैं इनको डिडक्ट किया जाता है कहाँ से, हाउस प्रॉपर्टी से, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल इवन इफ प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम। तो इन केस में क्या होता है, तो इस केस में जो होगा आपका सभी ऑप्शंस करेक्ट होंगे, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के हैंड में टैक्सेबल होगा इवन प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम, चाहे आपका प्रॉपर्टी जो है हैज़ बीन ट्रांसफर्ड किया गया हो स्पाउस फॉर इनएक्यूरेट कंसिडरेशन के लिए, मतलब अगर प्रॉपर्टी को आप अपने नाम पर नहीं लेना चाहते हैं, अपने बच्चों के नाम पर जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये कह रहा है। वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द माइनर चाइल्ड, तो भी आपको देना पड़ेगा, स्पाउस को दे रहे हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। वेयर द इंडिविजुअल होल्ड्स द इम्पोर्टेड इस्टेट, अगर इम्पोर्टेबल इस्टेट में भी वो काम कर रहा है एंड वहाँ से भी आप कर रहे हैं तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा, ये आपसे कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टू चार्ज द रेंटल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कह रहा है फॉलोइंग कंडीशंस में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए रेंटल इनकम के लिए अंडर द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। चाहे पहला आपका प्रॉपर्टी शुड बी कंसिस्ट एनी बिल्डिंग और लैंड, तब भी आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। द एसएससी शुड बी वन ऑफ द प्रॉपर्टी, एसएससी का प्रॉपर्टी होना चाहिए एंड जो है द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज बाई ओनर फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से यूज़ कर रहा है तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर राम हैज़ ए प्रॉपर्टी हैज़ ओन से प्रॉपर्टी, मिस्टर राम है एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं एंड ही लेंट इट टू लक्ष्मण, उन्होंने लक्ष्मण को किराए पर दे दिया है। कितने रुपए किराया है, 10,000 रुपये पर मंथ किराए पर दिया है। लक्ष्मण सबलेट टू मिस्टर मारुति और मंथली रेंट, वो मंथली रेंट पर देते हैं 20,000 रुपये, मतलब राम ने लक्ष्मण को प्रॉपर्टी दिया 10,000 रुपये में, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे जो है सबलेट कर दिया मिस्टर मारुति को, लेकिन वो 20,000 रुपये ले रहा है उससे, मतलब इनकम उसका जो है भाड़ा ले रहा है कितना, 20,000 रुपये। तो कह रहा है रेंटल इनकम ऑफ राम इज टैक्सेबल अंडर द हेड, जो रेंटल इनकम है वो राम का पूछ रहा है कि वो टैक्सेबल होगा किसके अंतर्गत, वो लक्ष्मण का नहीं पूछ रहा है आपसे, राम से पूछ रहा है, तो वो कौन से जो है इनकम के अंतर्गत जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जाएगा ये। अगर ये पूछता लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जो है ये मारुति को बेचा तो ये कौन से जाता, तो ये आपका बिजनेस में जा सकता था, लेकिन यहाँ जो है राम ने तो दिया है अपना रेंट पे, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है मिस्टर राम ओन से हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर राम जो है ये हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं, शायद वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, हाँ, तो ये आपको नहीं देखना है, क्या चले जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ आपसे एक थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, क्या देखिए, रेंटल इनकम फ्रॉम लक्ष्मण इज टैक्सेबल अंडर द हेड। इस बार आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मण जो होगा ये मतलब इसके अंतर्गत जो है आप कौन सी सैलरी आएगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो लक्ष्मण के अंतर्गत कौन सी सैलरी आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये चला जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। हाँ, अगर राम जो है दे रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जा रहा है क्योंकि उसका खुद का प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ जो लक्ष्मण है इनने बेचा उसको, मतलब उनने इसको सबलेट पे दिया, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत जो है टैक्सेबल होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 108 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 109 नंबर का, फॉर क्लेमिंग एट द डिडक्शन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट द एसएससी मस्ट सेटिस्फाई। अगर वो अनरिलीज रेंट ले रहा है तो एसएससी को सेटिस्फाई करना होगा किस चीज़ को, तो
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रूल 4 को जो है उसको सेटिस्फाई करना होगा क्लेम करने के लिए, डिडक्शन जो होता है अनरिलीज्ड रेंट के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूल 4 इंक्लूड करता है इन सभी को, टेंडेंसी मस्ट बी बोनाफाइड एंड जो आपके डिफॉल्टिंग जो टेंटेंट है हैज़ बीन वोकेटेड फॉर स्टेप हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेकेट the house and the defaulting tenant is not occupying any other property owner। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तब रूल 4 के अंदर इंक्लूड होगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टैक्स पेड बाय टेनेंट इज, जो टैक्स पेड किया जा रहा है टेनेंट के द्वारा वो जो है इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर होल ईयर, अगर हाउस है पूरे साल खाली रहा तो एनुअल वैल्यू विल बी। अब पूछ रहा है आपसे एनुअल वैल्यू क्या होगा अगर पूरा साल हाउस खाली रहा है, तो एनुअल वैल्यू उसका क्या होगा, नील होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम इक्वल टू कितने परसेंट होना चाहिए इज अलाउड डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का कितना सम जो है डिडक्शन के रूप में लिया आता है, तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 30% को जो है डिडक्शन के रूप में लिया आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम इक्वल टू 30% इज अलाउड अ डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू एज, वो किस डिडक्शन के अंतर्गत आता है, डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन, बेसिक डिडक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंतर्गत जो है 30% इसका जो सम होता है ये अलाउ होता है डिडक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 115 नंबर का, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर विच ऑल पर्पजेस आर डिडक्टेबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू। इनमें से कौन सा है जो कि एनुअल वैल्यू पर डिडक्टेबल होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, रिपेयर, परचेज एंड आपका कंस्ट्रक्शन के लिए, सभी के लिए जो है डिडक्टेबल होगा एनुअल वैल्यू के पर्पज से, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज एज पर सेक्शन, जो डिडक्शन एनुअल वैल्यू का मिलता है ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत मिलता है, तो सेक्शन जो है 24 के अंतर्गत मिलता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू। इनमें से कौन सा है जो एनुअल वैल्यू के अंदर डिडक्टेबल नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट जो होता है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट जो होता है ये डिडक्टेबल नहीं होगा। जब तक आप पेड नहीं करेंगे तब तक जो है डिडक्टेबल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट फॉर प्री एक्विजिशंस पीरियड इज डिडक्टेबल इन डॉट इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट के कौन से पीरियड में लिया आता है, तो ऑप्शन आपका कौन से, मतलब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 118 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 118 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट फॉर प्री एक्विजिशंस पीरियड इज डिडक्टेबल इन, कौन से सेक्शन में डिडक्टेबल है इंस्टॉलमेंट का, तो आपका जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, तो 5 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस इज, अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का एनुअल वैल्यू पूछेंगे तो वो नील होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ऑक्युपाइड जो है एनुअल वैल्यू नहीं होता है। आप जिस घर में रह रहे हैं वो टैक्स फ्री होता है, आपको टैक्स देना होगा लेकिन उस तरीका का टैक्स नहीं देना होगा जो जाता कि किसमें, हाउस प्रॉपर्टी में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एरियाज ऑफ रेंट रिसीव्ड, कितने परसेंट तक अलाउ होता है डिडक्शन, ये आपसे पूछ रहा है। तो 120 नंबर का क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 30% तक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बैलेंस ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्डेड टू ए मैक्सिमम ऑफ, कितने साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 7 साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रेंट फ्रॉम वैकेंट प्लॉट और लैंड इज एसेसिबल अंडर द हेड, कौन से हेड के अंतर्गत जो है रेंट फ्रॉम वैकेंट प्लॉट जो है ये एसेसिबल होगा, तो 122 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है जो कि वैकेंट के लिए होता है, वैकेंट प्लॉट होते हैं ये रेंट के लिए ले आता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबलेटिंग इज एसेसिबल अंडर द हेड, जो सबलेटिंग आपका होता है मतलब आपने किसी से लिया
एंड आपने किसी से भाड़े पर लिया एंड दूसरे को आप भाड़े पे दे रहे हैं, इसको सबलेटिंग बोलते हैं। तो सबलेटिंग जो है ये कौन से इनकम के अंतर्गत आता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा हुआ है कि सबलेटिंग वगैरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ डिस्प्यूट ओनरशिप है तो इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल इन द हैंड ऑफ। अगर डिस्प्यूट ओनरशिप है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो चार्जेबल होगा, किस में चार्जेबल होगा? तो रेसिपेंट ऑफ इनकम के रूप में जो है चार्जेबल होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट। इनमें से कौन सा है जो एक्सपेक्टेड रेंट है? तो जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू फॉर फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, इनमें से जो स्टैंडर्ड होगा वही जो आपका एक्सेप्टेड रेंट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एन एडुकेट कंसिडरेशन टू हिज ओनर स्पाउस और माइनर चाइल्ड कॉल्ड एज। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसे डीम्ड ओनर माना जाता है। मतलब इंडिविजुअल है, ट्रांसफ़र कर रहा है अपने प्रॉपर्टी को विदाउट एक्वेडेट कंसिडरेशन टू हिज ओनर स्पाउस और माइनर चाइल्ड। मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है एंड 2 घर हम फ्री में मतलब ले सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 4 घर है और हम अपने बच्चों और बीवी के नाम पर उसको रजिस्टर कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका सिंगल हो गया, वो भी हमारे नाम पे आएगा एंड इसे ही डीम्ड ओनर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज अ ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग टैक्स टू। तो किसके लिए होता है? इन सभी के लिए, चाहे आपका पहला हो ए मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी टू होम ए बिल्डिंग और ए पार्ट देयर इज अलॉटेड और लिस्टेड अंडर द हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ सोसाइटी, या फिर आपका कौन सा है, या फिर इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडुकेट, जो आपने पढ़ा है स्पाउस के नाम पे कर देता है, फिर भी जो है वो डीम्ड ओनर माना जाएगा। एंड अगला है आपका कि द होल्डर ऑफ इम्पोर्टेबल ई स्टेट में काम कर रहा है, फिर भी वो डीम्ड ओनर माना जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे 129 क्वेश्चंस एंड आगे के वीडियोज़ में हमने इसमें 127 एंड 100 मतलब टोटल 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। 200 क्वेश्चन कवर करने हैं, मुश्किल से 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।